तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। हेडिंग दे लें, अफ्रीका है बेटा हमारा टॉपिक आज का। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा आज का टॉपिक है। हेडिंग दे लें, तो यही हमने करना है। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा इसे इमेज को बड़ा कर लूं। जी बेटा अफ्रीका है जी हमारा टॉपिक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारा टॉपिक। हेडिंग दे लें, तो अफ्रीका में बेटा हमारे पास 54 कंट्रीज हैं, 54 मुल्क हैं। पूछ लेता है कभी कभार कि अफ्रीका में कितने हमारे पास कंट्रीज हैं, तो आप 54 कहेंगे, 54 कहेंगे। नंबर ऑफ कंट्रीज के हवाले से अगर बात करें हम, तो सबसे ज्यादा मुल्क कौन से कॉन्टिनेंट में है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहेंगे। रकबे के लिहाज से तो ये दूसरे नंबर पे था, लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीज के हवाले से सबसे ज्यादा मुल्क जो हैं वो अफ्रीका में है। इसी को हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहेंगे। लिखने पूछ लेता है कभी कभी, डार्क कॉन्टिनेंट इसी को कहेंगे, ब्लैक कॉन्टिनेंट इसी को कहेंगे। डार्क कॉन्टिनेंट, ब्लैक कॉन्टिनेंट हम अफ्रीका को ही कहेंगे। ठीक हो गया जी। इंसान की बर्थ के बारे में आता है कि वो भी इसी कॉन्टिनेंट पे हुई थी। जो सबसे ओल्डेस्ट बंदा जो अभी तक हमारे पास जो ढूंढा है, इस वक्त जो शवाहिद मिले हैं उसके मुताबिक ये है कि वो अफ्रीकन है। उसका नाम भी कोई अजीब सा है, बार खैफ छोड़ दें उसे आप। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप ये देखें कि ये वाहिद कॉन्टिनेंट है दुनिया का जिसमें से तीनों लाइनें, कौन कौन सी तीनों लाइनें? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें गुजर रही है। पूछ लेता है कभी कभार वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइनें गुजरी है। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, इसके ऊपर डिटेल में हमने एक लेक्चर किया था। उम्मीद करता हूं वो आपको समझ आ गया होगा। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाहिद कॉन्टिनेंट है जहां से आपकी ये तीनों लाइनें गुजर रही हैं, इसके अलावा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक हो गया, जिसे मैं रेस करता हूं। मैप बनाते हैं हम अफ्रीका का और कंट्रीज को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसे मैं रेस करता हूं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो शेप बनानी है ना हमने, वो कुछ इस तरह से बनानी है जैसे इंसानी सर होता है, जिस तरह ये आपको सामने से फ्रंट साइड, और उसके बाद हमने क्या बनानी है, ये नाक बनानी है और फिर ये गर्दन वाला हिस्सा बनाना है। तो इंसानी खोपड़ी जो होती है, इंसानी सर जो होता है, उससे हमने रिजेंबल किया है किसे? अफ्रीका को, ताकि उसके जो कंट्रीज हैं उन्हें हम प्रॉपर याद कर सकें। तो मैं बना रहा हूं मैप, आप भी बनाएं साथ साथ, और उसके बाद फिर उन्हें हम डिस्कस करेंगे। बड़ा यहां से शुरू कीजिएगा, ऐसे ऊपर से। ये है जी हमारे पास फ्रंट साइड है, सामने वाली। ये बना लें जी सामने वाली नाक, ये बना लें सामने वाली नाक। और यहां से ये गर्दन का पिछला सर का धड़ जो था बनाया हमने, और उसके बाद इसे ले आए नीचे की तरफ थोड़ा सा, और यहां से बनाए गर्दन। ऐसे क्या बनाएंगे आप? गर्दन बनाएंगे। और कुछ इस तरह से हमारे पास मैप बनेगा, कुछ
इस तरह से हमारे पास मैप बनेगा किसका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। नीचे से नजर नहीं आ रहा, मैं इसे थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, रुकिए जरा बेटा। अभी देखिए बेटा, इसे थोड़ा सा मैंने जो है ना दूर कर दिया है, इसे बाद में जरा हम देख लेंगे, बाद में मैं इसे बड़ा कर दूंगा तो हम कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो उस वक्त जो है ना हम देख लेंगे इसे। जी देखिए जरा, अभी ठीक है। चले, कुछ इस तरह से शेप बनेगी बेटा इसकी, मिलती जुलती इस तरह से बनाए आप। ये सामने से मैंने सर बनाया, ये पीछे से गर्दन की गोलाई सर के पीछे से यहां से, और ये गर्दन बनाई मैंने, और उसके बाद ये मैंने बना दी सामने से नाक, सामने से ये नाक वाला हिस्सा बनाया और ये नीचे से गर्दन बना दी। कुछ इस तरह से रिजेंबल करना है आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। अब जरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाया है तो आप ये देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई मैप बनाते हैं उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकाली हमने कि सामने हमेशा हमारे क्या होगा बेटा, नॉर्थ होगा, बैक साइड भी हमारे क्या होगा, साउथ होगा। फिर हम वही लिखेंगे, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा, जिस साइड पे ई होगा वही का वो आपका ईस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन निकाल ली। अब आप उस मैप को देखें जो मैंने आपको बनवाया था स्टार्ट में, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट्स देखे थे। तो मुझे जरा देख के बताएं आप उस मैप से कि अफ्रीका के यहाँ वेस्टर्न साइड में कौन सा समंदर बनाया था हमने, यहाँ वेस्टर्न साइड के ऊपर हमने कौन सा ओशन बनाया था, कोई बताएगा मुझे आप में से? क्योंकि ऑलरेडी हम ये बना चुके हैं, ऑलरेडी जो कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक था अगर आप लोगों ने किया है तो आपको पता होना चाहिए। जी कौन सा था, कोई बता रहा है? हाँ जी, पैसिफिक वाले भी है कुछ शहजादे। हमें क्या करो, मुझे बताएं आपका, मुझे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ पैसिफिक का कोई ताल्लुक है? अभी भी अगर आप लोग पैसिफिक कह रहे हैं तो बस फिर मैं क्या कर सकता हूँ। उसे देखिएगा, उस लेक्चर को देखिएगा, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है ओपन, और यहाँ हमने क्लास में भी किया था। बड़ा वेस्टर्न साइड पे हमारे पास अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन जिसे हमने बहरे ओकियानूस कहा था, जिसे इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा था, अटलांटिक ओशन है ये सारा। और ये जो ईस्टर्न साइड थी, ये वाली साइड जो थी, यहाँ पे कौन सा ओशन बनाया था, कोई बताएगा मुझे? आप में से कोई बताएगा? जी बेटा बताएं, कोशिश किया करें, कोई मसला नहीं है, गलत बताएंगे तो खैर है। यहाँ जो गलती आप करेंगे ना, यहाँ मेरे सामने या खुद से, ये एक्सेप्टेबल है, ये गलती जो है एक्सेप्टेबल है, इसकी करेक्शन की जा सकती है, लेकिन इम्तिहान में जो गलती आप करके आएंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो करेक्ट नहीं हो सकती। तो अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में हमने यहाँ बनाया था इंडियन ओशन। कौन सा ओशन? इंडियन ओशन बनाया था जी, अटलांटिक ओशन वेस्टर्न साइड पे और इंडियन ओशन ईस्टर्न साइड पे। ये दो ओशन है जिन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को घेरा हुआ है, जिन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को घेरा हुआ है। अब जरा थोड़ा सा कुछ और इसकी साइडें देखते हैं। देखें यहां पे बनाए एक शेप इस तरह से, इस तरह से तीन कोनों वाली शेप बनाए, एक यहां पे बनाए एक तीन कोनों वाली शेप। इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में थोड़ा सा, उसका नाम है सनाई, जिसे हम कोहितूर की पहाड़ियां कहते हैं, सनाई माउंटेन्स, सनाई माउंटेन्स या कोहितूर की पहाड़ियां, ठीक है।
यहीं से लाइन खींचे ऐसे, यहीं से क्या करें, एक लाइन खींचे ऐसे ऊपर की तरफ। ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये वाला, ये सारा एशिया है। एशिया कौन सा हिस्सा है? सऊदी अरेबिया है। कौन सा हिस्सा एशिया का? सऊदी अरेबिया है। इसका मतलब ये हुआ, वो सवाल पूछेगा अफ्रीका के नॉर्थ में और ईस्ट में। ये अफ्रीका की नॉर्दर्न साइड भी और ईस्टर्न साइड भी है। तो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट हुआ? एशिया होगा। एशिया, एशिया का कौन सा मुल्क है? या सऊदी अरेबिया, और भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है आज। एशिया है। और ये दरमियान में जो पानी की ये पट्टी सी जा रही है, बेसिकली तो इंडियन ओशन का पानी जा रहा है ना यहाँ से। ये क्या है? ये सारा क्या है? इंडियन ओशन का पानी जा रहा है इधर। लेकिन ये जो हमारे पास बॉडी बनती है पानी की, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, और वो नाम है हमारे पास रेड सी। क्या नाम है बेटा इसका? रेड सी है। यहाँ हमारे पास क्या है? रेड सी मौजूद है हमारे पास। तो सवाल ये बनता है कि एशिया और अफ्रीका के दरमियान में क्या है? क्या चीज है जो सेपरेट करती है एशिया को अफ्रीका से? तो वो हमारे पास रेड सी है, जिसे हम बुइरा अहमर कहेंगे। उर्दू में क्या कहेंगे इसे? हम बुइरा अहमर, हिलाल अहमर से याद रख लें। तो रेड सी जो है ये सेपरेट करता है अफ्रीका को एशिया से। इधर से सनाई पेनिनसुला, सनाई माउंटेन्स सेपरेट करती है एशिया को अफ्रीका से। फिर यहीं पे हमारे पास ये वाली जो तंग पट्टी बन रही है, ये वाली, ये यहाँ एक हमारे पास पानी की तंग पट्टी बनती है। पानी की तंग पट्टी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं, आबनाए कहते हैं, आबनाए। तो यहां हमारे पास जो स्ट्रेट बन रही है उसका नाम भी पूछता है। इस स्ट्रेट का नाम है अल मंदब। साइड पे लिखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, अल मंदब। अल मंदब स्ट्रेट कहेंगे इसे हम। इसे बाब अल मंदब भी कहता है, वो बाब अल मंदब भी कहेगा, आबनाए अल मंदब भी कहेगा, वो बाब अल मंदब, अल मंदब स्ट्रेट, या इसी को वो गेट ऑफ टेयर भी कहेगा, गेट ऑफ टेयर्स भी कहेगा। यही वो है हमारे पास। फिर पूछता है बाबल मंदब किस किसके दरमियान में है? इधर एशिया है, इधर अफ्रीका है। तो आप कह सकते हैं कि बाबल मंदब भी सेपरेट करता है एशिया को किससे? अफ्रीका से। और बाबल मंदब किसे किसे कनेक्ट कर रहा है? ये सवाल पूछा है उसने। तो ये हमारे पास रेड सी है, कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशन के साथ। रेड सी भी हिस्सा है इंडियन ओशन का। सी जो होगा वो हिस्सा होगा किसी न किसी ओशन का। बात मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, मुझे बताइएगा। ठीक हो गया? बाबल मंदब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अल मंदब स्ट्रेट, ऊपर एशिया। अच्छा, एशिया का मुल्क कौन सा? ये भी पूछ लेता है कभी कभी। यह हमारे पास यमन है, पढ़ेंगे आगे चल के। यमन है, ये ओमान है। यमन के दरमियान में, यमन, यहाँ हमारे पास देखिए यमन की एक पोर्ट है, सिटी है यहाँ पे अदन। अदन सिटी है यमन का, ADEN, अदन। यहाँ हमारे पास क्या? अदन सिटी है यमन का। और यहाँ हमारे पास जबूती है, पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये सवाल ये बनाता है कि रेड सी को मिला रहा है गल्फ ऑफ अदन के साथ। ये जो गल्फ बनेगी हमारे पास, उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ अदन। सवाल ये बनाता है कि अलमंदब स्ट्रेट किसे किसे कनेक्ट कर रही है? रेड सी को कनेक्ट कर रही है गल्फ ऑफ अदन के साथ। गल्फ ऑफ अदन नहीं नजर आ रहा? अभी ना, अभी अभी बेटा ऐसे ही गुजारा करें, मैं अभी थोड़ी देर में इसे जो है ना, ये फिर जूम कर दूंगा।
अभी ऐसे ही गुजारा करें, अभी मैंने कुछ और चीजें बनानी है, यहाँ ऊपर हमने कुछ और चीजें बनानी है। तो ये साइड थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपको कि अफ्रीका के नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। किससे जुदा हो रहा है एशिया कॉन्टिनेंट? रेड सी से। दरमियान में क्या है? रेड सी है। यहां रेड सी का पानी मिल रहा है इंडियन ओशन के साथ, कैसे? बाब अल मंदब से, अल मंदब स्ट्रेट से, जो कि गल्फ ऑफ अदन को मिला रहा है किसके साथ? रेड सी के साथ। ठीक है, कभी कभी यह भी पूछता है कि अल मंदब स्ट्रेट कौन से दो मुल्कों को सेपरेट करता है? तो इधर यमन है, इधर जबूती है। पढ़ेंगे आगे चल के, लिखना चाहे तो लिख लें। अभी जबूती है यहाँ अफ्रीका का मुल्क, और इधर क्या है? यमन है। इन दोनों को सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ अदन के साथ, रेड सी को इंडियन ओशन के साथ। ये इस तरह से यहां से सवाल बनाएगा वो। जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो यही है यहाँ पे। यहां तक मुझे बता दें ये साइड आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, फिर मैं आगे की तरफ निकलता हूं। यहां तक मुझे बता दें। जी बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां से देखें, ये जो हिस्सा है सारे का, ये वाला ऐसे ऊपर की तरफ, ये सारा हमारे पास यूरोप है। ये हमारे पास क्या है? यूरोप है। अफ्रीका और यूरोप हमने ऊपर नीचे बनाए थे, याद आ रहा होगा आपको। यूरोप ऊपर था, उसके नीचे अफ्रीका था। तो अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ पानी है, ये वाला। ये क्या है? सारे का सारा हमारे पास पानी की बॉडी है हमारे पास। इसका नाम क्या है? सवाल ये है जी। इसका नाम है हमारे पास मेडिटेरियन सी। क्या नाम है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को उर्दू में कहेंगे भूरा रूम। भूरा रूम कहेंगे इसे हम, मेडिटेरियन सी को। अब सवाल वही अगेन के मेडिटेरियन सी सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से। दरमियान में आ गया, सेपरेट कर रहा है। ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। तो ये सवाल बनाता है वो कि मेडिटेरियन सी सेपरेट करेगा अफ्रीका को यूरोप से या फिर यूरोप को अफ्रीका से। फिर इसका पानी यहां से कैसे जा रहा है? देखें, अटलांटिक ओशन का पानी जा रहा है यहां से। अटलांटिक ओशन का ही पानी है सारा मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक हो गया, अटलांटिक ओशन का ही पानी जा रहा है मेडिटेरियन सी में। यहां भी हमारे पास एक स्ट्रेट बनती है, यहां भी हमारे पास एक स्ट्रेट बनती है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहां हम जब मुल्क बनाएंगे तो फिर इन स्टेट्स को डिस्कस करना जरा आसान हो जाएगा। आज ही करेंगे, लेकिन यहां जब कंट्री बना लेंगे उसके बाद करेंगे। तो अब आपको राइट लेफ्ट समझ आया इसका कि नहीं आया? फिर मैं इस जो हमारा आज का टॉपिक है उसे आगे लेके चलता हूं, इसे मैं रेज करता हूं। जी बेटा बता दें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा मैप साथ साथ। अगर नहीं बनाएंगे तो बेटा मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान होगा। तो कोशिश किया करें, बनाया करें। अब हमारे पास आए हैं तो हमसे कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो जो आपको बताई जा रही होती है वो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आपको पसंद आए ना आए, हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना है। तो कुछ सीखने की कोशिश करें, जो बात आपको बताई जाए उस पर अमल भी किया करें, फिर देखें आपको आउटपुट मिलती है या नहीं मिलती है। चलें जी, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो मैं शुरू करता हूं। यहाँ जो 54 कंट्रीज हैं हमारे पास 54, उन्हें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो 54 कंट्रीज हैं, पानी दे मुझे थोड़ा सा।
54 कंट्रीज है बेटा, इतने सारे मुल्कों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इससे पहले तो हमारे पास से 12 थे साउथ अमेरिका में, 23 थे नॉर्थ अमेरिका में, 23 में से भी हमने 10-12 ही किए हैं, बस 12-15 ही करने थे, बाकी हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो इम्पोर्टेंट थे हमने वही किए हैं। लेकिन यहां हमने कुछ 54 में से कोई 40-45 मुल्क करने हैं। मकसद आपको याद करवाना भी होता है, मकसद ये नहीं है कि इधर बस हम लेक्चर देके भाग जाएं। कोशिश हमारी होती है आपको हम याद भी करवाएं, साथ साथ कुछ तो आप सीख के जाए ना। तो बेटा ये जो ऊपर वाला हमारे पास बेल्ट है इन्हें अलग से करेंगे हम, या ये जो बाकी पोर्शन है इस तरह से हम इसे पोर्शन में तकसीम करके करेंगे। ये जो कंट्रीज है, देखिए अगर मैं इस पूरे अफ्रीका की बात करूं तो ये अफ्रीका का नॉर्दर्न हिस्सा है, ये साउदर्न हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा है अफ्रीका का, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये ईस्ट वाला हिस्सा है, ये वेस्ट वाला हिस्सा है। तो यहाँ जो मुल्क होंगे हमारे पास इस जगह पे, तो हम उन्हें नॉर्दर्न कंट्रीज कह सकते हैं, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज कह सकते हैं। तो इस तरह से भी टर्म यूज की जा सकती है, तो परेशान नहीं होना, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो मैं शुरू करता हूं जी। ये ऊपर वाला बेल्ट है, इसमें हमने पहले 7 मुल्कों को डिस्कस करना है और उन्हें हम याद रखेंगे एक वर्ल्ड से, और वो वर्ल्ड है हमारे पास एम एटलस। एम एटलस, जिस तरह एम असलम होता है, एम अली होता है, वैसे ही आपने एक लफ्ज याद रखना है, एम एटलस। एटलस क्यों मैंने आपसे ये कहा है, एटलस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे हम एटलस माउंटेन रेंज बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक एटलस माउंटेन रेंज भी बनाएंगे। उसके बारे में सवाल बनता है कि एटलस माउंटेन रेंज किधर है, पहाड़ी सिलसिला है, तो वो अफ्रीका में हमने एटलस लिखा, तो अफ्रीका में ही आपको वो याद रहेगा। तो उन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करते जाएंगे, कोई ना कोई इवेंट उसके साथ जोड़ के, ताकि आपको वो देर तक याद रह जाए। एम से याद रखेंगे बेटा मोरक्को। कार्नर प्लॉट है, ये आपको पता है, कार्नर प्लॉट जो होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कॉलोनी में जहां भी आप घर लेने जाएंगे कार्नर प्लॉट आपको महंगा मिलेगा। तो ये कार्नर प्लॉट है, इधर से अटलांटिक लग रहा है, इधर से मेडिटेरियन लग रहा है, तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी। और एम से याद रखेंगे आप मोरक्को। एम से बेटा कौन सा मुल्क बना हमारे पास, मोरक्को बनेगा। मोरक्को, मराकिश जिसे हम उर्दू में कहेंगे, मराकिश। उर्दू में बेटा से क्या कहेंगे हम, मराकिश कहेंगे, मोरक्को। मोरक्को के हवाले से बेटा 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, आपको पता लग गया कौन से कॉन्टिनेंट में है। इसका कैपिटल पूछा जाता है, इसका कैपिटल बेटा रबात है। रबात क्यों मशहूर है, तो ये इस्लामी मुल्क है। ये सारे क्या है हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस्लामी मुल्क है ये। मोरक्को या रबात के हवाले से मशहूर जमाना सवाल क्या पूछा जा रहा है, आपने सबने पढ़ा होगा पहले भी, कि ओआईसी की जो पहली मीटिंग है वो मोरक्को में हुई थी, रबात में हुई थी। ओआईसी कब बनी थी, ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, तो ये 1969 में बनी थी। अब कॉन्फ्रेंसेस से कोऑपरेशन हो गया है। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी 1969 के अंदर, वो कहाँ हुई थी, मोरक्को में हुई थी। यही सवाल बनता है कि ओआईसी की पहली मीटिंग किधर हुई, मोरक्को में हुई। कहाँ हुई, रबात में। रबात में ही ये बनी थी, बनी भी यहीं पे मोरक्को में थी ये। तो मोरक्को के हवाले से आप ये याद रखेंगे, इसका कैपिटल, इसकी करेंसी वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछी गई है, वरना करना चाहे तो कर ले। दिरहम है इनकी करेंसी, दिरहम। करना चाहे तो कर ले बेटा, छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया, मोरक्को आपको क्लियर हो गया, इस्लामिक मुल्क है। और यहां पे वो फिज यूनिवर्सिटी मशहूर है, फिज, FEZ, फिज सिटी भी है इनका, मोरक्को का फिज सिटी भी है। कभी कभी पूछ लेता है इस सिटी के बारे में, फिज के बारे में।
फिज क्या सिटी भी है और फेज यूनिवर्सिटी भी है। कहाँ पे? मोरक्को में, जो कि दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी उसे कहा जाता है। दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी उसे कहा जा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ फिज को। इसका अगर आप साल देखें यूनिवर्सिटी ऑफ फिज का तो 859 एडी, 859 एडी है जी इसका साल बनने का। ये बनु अब्बास के दौर में बनी थी, अब्बासिया सल्तनत के दौर में। पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में, बनु अब्बास, बनु उमैया। तो ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी समझी जाती है दुनिया की। अच्छा, ये जो मुल्क है यहाँ पे मैक्सिमम का फ्रांस का, मैक्सिमम पे हम पढ़ेंगे 2-3 मुल्कों में फ्रांस का कब्जा था। ये यार बैठा हुआ, यहीं पे फ्रांस है, यहीं पे इटली है, यहीं पे बर्तानिया है। तो इन्होंने कब्जा किया हुआ था, आपको पता है, पूरी दुनिया पे। तो मोरक्को जो है इसके ऊपर कब्जा किसका था बेटा? फ्रांस का। 1956 में ये आजाद हुआ फ्रांस से। 1956 के अंदर ये फ्रांस से आजाद हुआ था। पूछ लिया जाता है अक्सर कि ये फ्रांस से कौन से साल में आजाद हुआ, ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। तो मोरक्को के हवाले से ये 2-3 सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक तो ये अफ्रीका में है, दूसरा इसका कैपिटल है हमारे पास रबात, जहां भी ओआईसी की कल मीटिंग हुई थी, ओआईसी बनी भी यही थी। फिज यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ फिज को यूनिवर्सिटी ऑफ कैरवान भी कहती हैं, कैरवान भी इसी को कहेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ फिज को। फ्रांस से आजाद हुआ 1956 में। ये पूछा गया सवाल कि किससे इसने आजादी हासिल की? 1956 में ये आजाद हुआ था। बस ये 2-3 सवाल ही काफी हैं इसके हवाले से। आगे चलते हैं। मोरक्को के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंट्री है बेटा, उसका नाम है जी हमारे पास अल्जेरिया। अल्जेरिया, एम से मोरक्को, ए से अल्जेरिया, अल्जायर जिसे हम कहते हैं, अल्जायर या फिर अल्जेरिया। तो अल्जेरिया के बारे में याद रखिएगा, एक तो अल्जेरियन वार के बारे में सवाल बनता है। ये भी फ्रांस से आजाद हुआ 1962 में। 1962 में आजाद हुआ ये भी फ्रांस से। 56 से लेकर 62 तक अल्जेरियन वार हुई थी फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस से इन्होंने आजादी हासिल की थी। तो अल्जेरिया की करेंसी तो हमारे पास दीनार है, नहीं पूछी जाएगी, याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां से जो सवाल बन सकता है अल्जेरिया का वो ये बन सकता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से, एरिया वाइज जो है वो अल्जेरिया है। बस यही आपने सवाल याद रखना है। अल्जेरिया रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, दुनिया की रैंकिंग की बात नहीं हो रही है। इसकी अल्जेरिया की बात हो रही है। फ्रांस से आजाद हुआ 1962 में। अच्छा, यहीं पे देखें हमारे पास ये स्टेट बन रही है, ये देखें यह हमारे पास स्ट्रेट बन रही है। इसका नाम यहाँ पे ऊपर हमारे पास है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के बारे में आपने सुना होगा, जबल तारिक, स्पेन में है जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर पे पूछता है किसका कब्जा है आजकल, तो जिब्राल्टर आजकल है यूके के अंडर, बर्तानिया के अंडर है जिब्राल्टर, जबल तारिक। तो तारिक बिन जियाद के बारे में आपने सुना होगा 711 में, पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में, जब उसे वलीद ने इन्हें भेजा था और किस तरह से इन्होंने फतवाहत की थी। तो वो यहां से मोरक्को से चला था। मूसा बिन नुजैर का वो जर्नैल था तारिक बिन जियाद। 711 की बात है ये, सी कहे या आपको एडी कहे की बात है। यहां से वो कश्ती लेके चला था और यहां जाके जिब्राल्टर पे उसकी कश्तियां रुकी थी, और जिब्राल्टर पे जाके उसने कश्तियां जला दी थी। वो जो वाकया आपने पढ़ा था कि आगे भी मौत है, लड़के मरना है, या पीछे पानी है, पीछे भी मौत है, या डूब के मरना है, तुम्हारी मर्जी है। वो तारिक बिन जियाद के बारे में है। तो यहां से वो गया था जिब्राल्टर पे, वहां से फिर वो लड़ता हुआ स्पेन को फतवात करता हुआ आगे निकल गया। तो मैं बताना आपको इस स्ट्रेट के बारे में चाह रहा था। इस स्ट्रेट का नाम भी हमारे पास जिब्राल्टर स्ट्रेट है। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये यूरोप को सेपरेट करती है अफ्रीका से। और कंट्री की बात करें तो इधर जिब्राल्टर है, इधर स्पेन है,
और इधर कौन सा मुल्क है हमारे पास? मोरक्को है। ये सवाल बने हैं पेपर में कि जिब्राल्टर स्ट्रेट मोरक्को को जुदा करती है किससे? स्पेन से या फिर जिब्राल्टर से, और कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को किसके साथ? मेडिटेरियन सी के साथ। तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। वो इकबाल का शेर नहीं था, दस्त दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेसिकली वो उकबा बिन नाफे के बारे में कहा गया था। उकबा बिन नाफे ताबईन में से थे और उन्हें कहा जाता है अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों का सिकंदर आजम। वो ये सारी फतूहात ये जो मुल्क है करता हुआ गया था, और यहाँ मोरक्को से जब वो इधर पहुंचा तो आगे क्या था? पानी था, अटलांटिक ओशन था सारा। तो उसने अपने जो घोड़े थे वो समंदर में उतार दिए थे, अटलांटिक ओशन में उतार दिए, और फिर अल्लाह पाक से दुआ की थी कि अल्लाह पाक तेरी जमीन के दरमियान में और मेरे दरमियान में अगर ये पानी हायल ना होता तो मैं जहां तक तेरी जमीन नजर आती है वहां तक फतुहात करता हुआ चला जाता। तो इस वजह से इकबाल ने क्या कहा था? इसे बहरे जुल्मात कहा था। सवाल बनता है पेपर में, इकबाल ने किस ओशन को बहरे जुल्मात कहा है? अटलांटिक ओशन को कहा। अटलांटिक ओशन में उसने घोड़े डाले थे। क्लियर हो गया यहां तक आपको? जी बताइएगा, फिर मैं आगे चलूंगा। यहां तक मुझे बता दें। जी बेटा, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? अब थोड़ा सा मैप बड़ा कर दूं मैं? चलिए अब थोड़ा सा मैप में बड़ा कर रहा हूं। चले बेटा, मुझे यहां लिखना है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो आप गुजारा कीजिएगा। एम से हमारे पास मोरक्को, ए से हमारे पास अल्जीरिया, ए से हमारे पास अल्जीरिया। उसके बाद हमारे पास टी है, टी से हमारे पास बनेगा तुनिसिया। यही बनाइएगा, तुनिसिया, जिसे ट्यूनिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिस कहेंगे बेटा, तुनिसिया। थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ निकाल देना है आपने, थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ निकाल देना। तुनिसिया, जिसे हम क्या कहेंगे? ट्यूनिस कहेंगे। तुनिसिया या फिर ट्यूनिस, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाल देना। तुनिसिया या फिर इसे हम ट्यूनिस कहेंगे। तुनिसिया के हवाले से याद रखिएगा, यह भी फ्रांस से आजाद हुआ था 1956 में। इसके हवाले से ये सवाल नहीं बनता, लेकिन जो सवाल बनता है तुनिसिया के हवाले से वो अरब स्प्रिंग का बनता। लिखे जरा, अरब स्प्रिंग का बनेगा सवाल। आजकल फिर खबरों में है ये अरब स्प्रिंग, क्योंकि सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है उसकी कड़ियां अरब स्प्रिंग के साथ मिलाई जा रही हैं। तो अरब स्प्रिंग क्या था, इसके हवाले से सवाल बनता है कि कहां से शुरू हुआ ये और कौन से साल में हुआ। बड़े 2010 में शुरू हुआ था। और कहां से शुरू हुआ था? तुनिसिया से। अरब स्प्रिंग सिर्फ और सिर्फ तुनिसिया से जो है क्या ना, तुनिसिया से पहचाना जाता है, शुरू यहीं से हुआ था। क्या था ये अरब स्प्रिंग? अरब स्प्रिंग था क्या, ये आपको पता होना चाहिए। अरब स्प्रिंग बेसिकली तख्ता पलट की, एक रिजीम चेंज की क्या थी, एक पूरी वेव थी। लोग तंग होते थे और अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते थे और गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता था। ये था अरब स्प्रिंग। शुरू कैसे हुआ? ये तुनिसिया से जो है ना जी, एक बंदा था जिसका नाम था मोहम्मद बजूजी। लिखे जरा, मोहम्मद बाजूजी। मोहम्मद बजूजी था जी, एक फ्रूट सेलर था। ये पूछा वो कौन था? फ्रूट सेलर था। फ्रूट सेलर था जी एक मोहम्मद बजूजी, तुनिसिया का वो रहने वाला था। तो उसकी जो फ्रूट की रेडी थी, फ्रूट के जो ठेला था, वो गवर्नमेंट ले गई उठा के। इस तरह हमारे मुल्कों में होता है, आपको पता है, जब एसी निकलता है तो वो क्या करता है? उलट पुलट कर देता है। गरीबों को बेचारों की जो रेड़ियां शेड़ियां होती हैं उन्हीं पे बस चलता है बेचारों का। बाकियों का तो आपको पता ही है पाकिस्तान के जैसे मुल्क में क्या होता है। तो उलट पुलट कर दिया जाता है, गरीब का वो जो रोजी रोटी जिस पे चल रही होती है वो सारी बर्बाद हो जाती है।
तो इसके साथ भी वैसे ही हुआ मोहम्मद बजूजी के साथ। उसका जो है ना जी रेडी जो थी गवर्नमेंट ले गई उठा के, वो 2-4 दिन जलील हुआ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, उसने धक्के खाए, उसके बाद वो आ गया वापस। और वो जब मार्केट में वापस आया, अपनी मार्केट में जहां वो रेडी लगाया करता था, उसने वहां आके अपने ठेले को, अपनी रेडी को आग लगा दी, और उसके बाद खुद को भी आग लगा दी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करते हुए। गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज, उसके 2-3-4 दिन ज़ाया हो गए, वो जलील भी अलग से हुआ। तो उसने क्या किया, एहतजाज किया अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। ज़ैनुल आबिदीन की गलबन गवर्नमेंट थी उस दौर में, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको। तो एहतजाज किया, देखा देखी में जो शहर के बाकी रेडी के लोग वाले थे, बाकी जो फ्रूट सेलर थे या जो गरीब गुरबा लोग थे, वो भी गवर्नमेंट के रवैये से तंग थे, तो वो उन्होंने भी आके एहतजाज करना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन पूरी मार्केट बंद हो गई, फिर अगले दिन पूरा शहर बंद हो गया, फिर दूसरे शहर बंद होने लगे, लोग जुड़ते चले गए, और अगले ही साल जाके जो ज़ैनुल आबिदीन था उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। इस तरह से ये जो तख्ता पलट हुआ यहाँ, वो फिर साथ वाले मुल्क में भी गया, वहां भी ऐसे ही हुआ। साथ वाले मुल्क में भी लोग निकले बाहर अपने हुक्मरानों के खिलाफ। तंग तो पहले से थे वो, अब उन्हें एक तरीकाकार समझ आ गया, और गवर्नमेंट गिरती चली गई, और इसे नाम दिया गया अरब स्प्रिंग का। ये सारे अरब कंट्रीज हैं, तो अरब कंट्रीज के अंदर एक वेव थी पूरी की पूरी अरब स्प्रिंग, अरब बहार कहा गया इसे, जो कि 2010 में शुरू हुई ट्यूनीसिया से। मोहम्मद बजूजी ने शुरू किया था इसे। बाद में इसमें बाकी ताकतें भी शामिल हो गई, अमेरिका इसमें आ गया, इजराइल इसमें आ गया, उनके इंटरेस्ट थे इन मुल्कों को बर्बाद करना, वो इसमें शामिल हो गए, और जो मजबूत गवर्नमेंट थी उन्हें भी गिरा दिया गया, उनके खिलाफ जो थी। बहुत सारे एलिमेंट और इसमें शामिल हो गए थे, लेकिन शुरू शुरू में ये क्या थी, जनमन वहां के लोगों के इश्यूज थे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। जो गवर्नमेंट की नाइंसाफियां थी, जो ज्यादतियां थी, उनके खिलाफ लोगों का एहतजाज था, उससे फिर हाईजैक कर लिया गया, आप इस तरह से कह सकते हैं। उन पावर्स की तरफ से हाईजैक कर लिया गया इसे, जो यहाँ रिजीम चेंज चाहती थी, जो चाहते थे यहाँ जो है ना जी मुल्क कमजोर हो, खाना जंगी शुरू। आज खाना जंगी के हो के ये सारे मुल्क जो है ना बर्बाद हो गए हैं। अभी हम पढ़ेंगे कुछ और मुल्क यहाँ देखेंगे, तो बस यही कुछ याद रखना है आपने तुनिसिया के हवाले से, ठीक है। दोबारा देखें, हमसे मोरक्को, एशिया अल्जेरिया सबसे बड़ा मुल्क मोरक्को, ओआईसी की लिमिट है। तीसरे तुनिसिया, तुनिसिया अरब स्प्रिंग। एक एक इवेंट याद रखेंगे तो आपको ये कंट्रीज कभी नहीं भूलेंगे। तीसरे हमारे पास तुनिसिया, तुनिसिया के बाद एल से हमारे पास लीबिया। एल से क्या बनेगा हमारे पास, लीबिया बनेगा। एल से क्या बनेगा बेटा हमारे पास, लीबिया। एल से क्या बनेगा, लीबिया। मुअम्मर कजाफी का मुल्क। मुअम्मर कजाफी बहुत बड़ा रूलर था, जबरदस्त किस्म का। यहाँ 2011 में उसकी भी गवर्नमेंट गिराई गई थी और उसे मारा गया था। बहुत जबरदस्त किस्म का लीडर मुअम्मर कजाफी। अमेरिका को खटकता था, अमेरिका के खिलाफ था, इसराइल के खिलाफ था वो। आपका ये जो कजाफी स्टेडियम है लाहौर का, आपका क्या ख्याल है, ये किसके नाम पे है? ये उसी मुअम्मर कजाफी के नाम से है जो लीबिया का रूलर था, ऑटोक्रेट था। उसने पैसे दिए थे हमें। किस वक्त पैसे दिए थे पता है आपको? उस वक्त पैसे दिए थे जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम लेके चल रहे थे और हमारे पर पाबंदियां लगा दी थी दुनिया ने। उसने कहा था कि पाकिस्तान अपना प्रोग्राम मुकम्मल करे, हम आपको पैसे देंगे। अंदाजा लगाएं इस लेवल की उस बंदे ने सपोर्ट की थी। उसके नाम पे हमने उसे ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लाहौर में पूरे एक स्टेडियम का नाम कजाफी स्टेडियम रखा था। जबरदस्त आदमी था बार के। आगे चलते हैं। तो लीबिया का कैपिटल पूछेगा आपसे, ट्रोपाली। ट्रोपाली लिखिए जरा, ट्रोपाली कैपिटल है लीबिया का। ये इटली से आजाद हुआ, इटली की यहां पे हुकूमत थी, इटली ने यहां रूल किया। पाकिस्तान के साथ ही ये 1947 में ही आजाद हुआ, जिसका साल लिखें जी 1947 है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ ही आसपास ये आजाद हुआ 1947 में। किससे? इटली से। ठीक हो गया जी।
ट्रोपोलिस इसका कैपिटल है। आपने एक मूवी, अगर आप लोगों को देखने का शौक है, आप लोग देखती हैं, इतना टाइम है आपके पास, वीक में एक दफा देखा करें। मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ, टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन अपना माइंड फ्रेश करना होता है थोड़ा सा रूटीन से हट के, और तो एंटरटेनमेंट हमारे पास है कोई नहीं। तो इसमें एक मूवी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको टाइम मिले तो देखिएगा। मूवी का नाम है द लायन ऑफ डेजर्ट। द लायन ऑफ डेजर्ट, उमर मुख्तार। उमर मुख्तार के बारे में सवाल आया है पेपर में, मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं ये। तो सवाल ये पूछा हुआ था, द लायन ऑफ डेजर्ट इज टाइटल ऑफ विच पर्सनैलिटी। द लायन ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं? उमर मुख्तार को कहते हैं। उमर मुख्तार बेसिकली लीबिया का क्या था जी? एक फ्रीडम फाइटर था जो लड़ा इटली वालों के खिलाफ। जिस तरह हमारे फाउंडिंग फादर हैं जिना साहब, इस तरह से आप कह सकते हैं कि लीबिया का जो फाउंडिंग फादर है वो उमर मुख्तार है, जिसे बाद में फांसी पर लटकाया गया था लीबिया की गवर्नमेंट की तरफ से, गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके ऊपर केस चलाया गया था। तो उमर मुख्तार के बारे में यह सवाल बना था, इनके ऊपर बनी है द लायन ऑफ डेजर्ट। उन्होंने ही बनाई है, लेकिन एक अच्छी मूवी बनाई है। लीबिया में इसने जो स्ट्रगल की उसके हवाले से एक अच्छा, मतलब एक वो है। तो मुअम्मर कज़ाफी के हवाले से सवाल जरूर बनेगा। मुअम्मर कज़ाफी जो है, मुअम्मर कज़ाफी पता भी क्यों खटकता था? अफ्रीका में सारे रिसोर्सेज हैं, अमेरिका लूट के ले जा रहा है, पहले बरतानिया ले जा रहा था, अब अमेरिका ले जा रहा है, रशिया आ गया है। उसने कहा कि यार अफ्रीका वाले जाहिल मुल्को, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने क्या बनाओ, एक यूनियन बनाओ और अपने जो मामलात हैं खुद डिसाइड करो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके। इसने अफ्रीकन यूनियन बनवाई थी। सवाल बनता है अफ्रीकन यूनियन का कि कब बनी, किसने बनवाई? अफ्रीका की एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाई इसने, जिस तरह यूरोपीय यूनियन है, ऊपर जाके उनके पास यूरोप वाले ने कहा तुम क्यों नहीं करते हो भाई, कोई भी आता है तुम्हारे रिसोर्सेज लूट के ले जाता है। तो 2002 में बनी थी अफ्रीकन यूनियन, पढ़ेंगे हम आगे चल के। अफ्रीकन यूनियन को 2002 में मुअम्मर कज़ाफी ने बनवाया था। इस तरह की हरकतें करेगा तो फिर हाल भी तो वही होगा, अगलों ने फिर मरवा दिया, बगावत करवा के खुद ही अपने मुल्क में। खैर जी आगे चलते हैं। तो ती से हमारे पास तुनिसिया और एल से हमारे पास क्या हो गया जी? लीबिया हो गया। लीबिया तक पहुंच गए आप। अच्छा, यहीं पे हमारे पास गल्फ ऑफ सिद्रा भी बनती है, बना ली जरा। यहीं पे हमारे पास गल्फ ऑफ सिद्रा बनती है, छोटी सी, पूछ लेता है कभी कभी सवाल इस तरह से। तुनिसिया और लीबिया के दरमियान में ये जो थोड़ी सी जगह बनती है ना, यहाँ पे, यहाँ हमारे पास नहीं, गल्फ ऑफ सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा SI। कोई है हमारी क्लास में इस वक्त? सिद्रा, सिद्रा है जी, गल्फ ऑफ सिद्रा। तो पूछ लिया जाए कि किधर है, ये मेडिटेरियन सी में है, बेसिकली तो मेडिटेरियन सी है ना। गल्फ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, गल्फ क्या होती है। 3 साइडों में पानी होता है गल्फ के, ठीक है। और ये कहां है? लीबिया और तुनिसिया के अंदर। एक साइड पे लीबिया लग रहा है, एक साइड पे तुनिसिया लग रहा है। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा गला साफ कर लूं। चले जी, गल्फ ऑफ सिद्रा हो गया क्लियर। गल्फ ऑफ सिद्रा हमने यहां बना लिया। बस देखिए, हमने हर चीज नहीं कर रही, हर चीज करने लग जाएंगे तो एक ही कंट्री पे 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। हमारा काम नहीं है, हमने कमीशन के इम्तिहान को आगे सामने रख के चलना है। तो उसी हिसाब से जिसकी चीज की जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही हम कर रहे हैं। तो एक दफा फिर देखें, एम से हमारे पास है मोरक्को, ए से हमारे पास अल्जीरिया, टी से हमारे पास तुनिसिया, एल से हमारे पास लीबिया। लीबिया का 92% जो एरिया है वो डेजर्ट पे मुश्तमिल है, सहरा ही सहरा है टोटल। ये बनाएंगे हम, सारा डेजर्ट भी बनाएंगे बाद में, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और
यहाँ गर्मी पड़ती है। अजीजिया जो हॉटेस्ट पॉइंट था दुनिया का, वो यही लीबिया के अंदर है अजीजिया। अब तो वो ईरान वाला जो दश्ते लूत वाला एरिया है वो ज्यादा हॉटेस्ट है आजकल, लेकिन उससे पहले अजीजिया का रिकॉर्ड रहा है बड़े अरसे तक। सवाल भी बनता था बीपीएससी के पेपर में कि जी हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जो है हमारे पास वो अजीजिया हुआ करती थी। अब जो है वो हमारे पास दश्ते लूत जो ईरान वाला डेजर्ट है वो है हॉटेस्ट प्लेस, ये दूसरे नंबर पे चला गया। इस तरह से क्या लिया, चेंज होता रहता है ना टेम्परेचर वक्त के साथ साथ। लीबिया के बाद हमारे पास ई है, ई से बनेगा बेटा हमारे पास इजिप्ट। इसे क्या बनेगा हमारे पास, इजिप्ट बनेगा बेटा। इजिप्ट का मतलब मिस्र। इजिप्ट का मतलब क्या है बेटा हमारे पास, मिस्र बनेगा, मिस्र इजिप्ट। कायरो है जिसका कैपिटल क्या है हमारे पास, काहिरा। कायरो क्या कैपिटल है हमारे पास इजिप्ट का। इजिप्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इजिप्ट को हम आज भी डिस्कस करेंगे, जब हम एशिया देखेंगे तब भी डिस्कस करेंगे इसे। तो इजिप्ट जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसका ये वाहिद मुल्क है जो 2 कॉन्टिनेंट में है। इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहेंगे। इसका ये वाला जो हिस्सा, ये जो मैंने बनाया हुआ है रेड कलर में, ये वाला, ये जो हिस्सा है तो ये अफ्रीका का हिस्सा, लेकिन ये किसमें है कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो हम, तो ये एशिया में है। इससे ऊपर एशिया शुरू हो जाता है। जो रेड कलर में मैंने बनाया है ये है तो एशिया में कॉन्टिनेंट की बात करें तो, इस लाइन से नीचे हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। लेकिन ये सारा क्या है, अफ्रीका है। मतलब जो सनाई माउंटेन है, सिनाई, कोयतूर की पहाड़ियां आपने सुना होगा, किधर है, मिस्र में है। जहां पे तूरे सीना, जहां पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात किया करते थे, सनाई माउंटेन्स, तूरे सीना जिसे कहा गया था, कोयतूर की पहाड़ियां, वो यही सनाई माउंटेन्स है। तो ये किस मुल्क का हिस्सा है कंट्री का पूछा जाए तो मिस्र का हिस्सा है, इजिप्ट का हिस्सा है। अगर पूछा जाए कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है तो फिर इससे ऊपर में जो सनाई वाला पोर्शन है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। फर्क को समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसे समझिएगा बेटा। इसे देखें एक बार। कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। 1922 में यह आजाद हुआ था जी से यूके से, बर्तानिया से। अच्छा, इनकी करेंसी पाउंड है, हमारे पास दिनार है। अल्जीरिया के भी दिनार है, तुनिसिया के भी दिनार है, लीबिया की भी दिनार है। अगर लिखना चाहे तो लिख ले, वरना पूछी कभी नहीं गई। ठीक है, काहिरा की करेंसी, मिस्र की करेंसी जरूर पूछी जाएगी, ये आपने करनी है। पाउंड है हमारे पास, मिस्र की करेंसी क्या है, पाउंड। क्यों? क्योंकि इस पे कब्जा था यूके का, तो यूके की करेंसी क्या है, पाउंड है। तो मिस्र ने भी वो अडॉप्ट की हुई आज तक। तो मिस्र की करेंसी भी क्या है, पाउंड है। मिस्र की करेंसी भी कौन सी है बेटा, पाउंड है हमारे पास। काहिरा इसका कैपिटल है। आजकल इसका प्रेसिडेंट जो बैठा हुआ है वो भी आपने करना है, अब्दुल फतेह अल सीसी। अल सीसी याद रखेंगे, ये इस वक्त प्रेसिडेंट है मिस्र का। अब्दुल फतेह अल सीसी इस वक्त प्रेसिडेंट है किसका, इजिप्ट का। अरब स्प्रिंग या लीबिया में भी आया था, तुनिसिया से, मिस्र में भी आया था। ठीक है, तो कायरा इसका कैपिटल हो गया। करेंसी इसकी हमारे पास पाउंड हो गई। सनाई माउंटेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहीं पे हमारे पास बन रही है सुइज कैनाल। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुइज कैनाल के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुना जरूर होगा। सवाल बनता है कमीशन का कि सुइज कैनाल कहां पे है, किसे किसे जोड़ती है, किसे किसे सेपरेट करती है। तो कहां बनाई हमने, मिस्र में बनाई। जो लाइन लगाई है मैंने आपको बताया, इससे ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट है, इस लाइन से ऊपर ये सुइज कैनाल है। इससे ऊपर क्या, एशिया कॉन्टिनेंट। इससे नीचे क्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। लेकिन अगर आपसे कहूं कि कौन से कॉन्टिनेंट में मैंने ये लाइन बनाई है, कौन से कंट्री में, तो मुल्क की बात करेंगे तो ये सारा मिस्र है।
तो सुएज कैनाल हिस्सा है मिस्र का, क्योंकि सनाई भी तो मिस्र के पास है, ये भी मिस्र के पास है, मिस्र का हिस्सा। लेकिन ये क्या है जी, सेपरेट करती है एशिया को, इससे ऊपर एशिया, नीचे अफ्रीका। तो कह सकते हैं कि सुएज कैनाल सेपरेट कर रही है एशिया को अफ्रीका से और कनेक्ट कर रही है। ये उधर कौन सा सी है, ऊपर मेडिटेरियन सी, नीचे कौन सा सी बनाया था हमने, रेड सी। तो मिला रही है, कनेक्ट कर रही है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ। किसे मिला रही है, मेडिटेरियन सी को मिला रही है रेड सी के साथ, मेडिटेरियन सी को मिला रही है रेड सी के साथ। ये आप याद रखेंगे, ठीक हो गया। अक्सर यहां से सवाल बन जाता है, सुएज कैनाल कब बनाई गई थी, कितनी लेंथ है उसकी, सुएज कैनाल क्राइसिस क्या था, ये सारे सवाल हैं। तो 1859 में इस पे काम शुरू हुआ था और 1869 में ये बन गई थी, 10 सालों में। 1869 में ये बन गई थी, 1859 में इस पे काम शुरू हुआ था और 69 में इस पे काम मुकम्मल हो गया था। 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है सुएज कैनाल की। कौन से मुल्क में है, मिस्र में है। नेशनलाइजेशन 1956 में की थी, आगे चल के पढ़ेंगे। जमाल अब्दुल नासिर इनका एक सदर था, जमाल अब्दुल नासिर, चले निकले यही निकले। जमाल अब्दुल नासिर एक मिस्र का प्रेसिडेंट आएगा, अल नासिर भी कहेगा उसे, सिंपल वो। तो उसने क्या किया था, इसे नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज करने का मतलब है कौमी तहवील में ले लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था और कहा था कि जिस किसी का भी मुल्क का यहाँ से जहाज गुजरेगा हम उसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, ये तो हमारी है। क्राइसिस पैदा हो गया था, उस क्राइसिस को कहा गया था सुएज कैनाल क्राइसिस। 1956 की बात है, 1956 की बात है। सुएज कैनाल क्राइसिस इसे कहा गया। नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल भी इसी को कहेंगे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा मुझे बताएं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। एस से हमारे पास सूडान बन जाएगा, एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से तुनिसिया, एल से लीबिया, ई से इजिप्ट और एस से बनेगा हमारे पास सूडान। एस से क्या बनेगा बेटा हमारे पास, सूडान। इसका कैपिटल हमारे पास खर्तूम, जिसका कैपिटल क्या है हमारे पास, खर्तूम है। खर्तूम, खर्तूम क्या है, कैपिटल है हमारे पास सूडान का। जी बनाए जरा खर्तूम सूडान को। सूडान के बिल्कुल यहाँ भी खाना जंगी है, यहाँ इनका प्रेसिडेंट था उमर अल बशीर। अभी मेरे ख्याल से शायद उसकी डेथ हुई है या फिर जेल में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उमर अल बशीर बड़ा अरसे तक था, डिक्टेटर था। उसके बारे में एक दो सवाल बने हैं, मैंने देखे हैं। तो आजकल यहाँ खाना जंगी है, आजकल यहाँ खाना जंगी है। 2-3 ग्रुप हैं, बुरहान ग्रुप है और एक और ग्रुप है वैगनार ग्रुप है, शायद ये आपस में लड़ रहे हैं, खाना जंगी हो रही है। खाना जंगी क्यों हो रही है, सवाल ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हो रही है कि यहाँ गोल्ड के और सोने के जखायर मौजूद हैं, यहाँ गोल्ड के और सोने के जखायर मौजूद हैं। और अमेरिका, आपको पता है जहां गोल्ड नजर आया अमेरिका वहां पहुंच जाता है पहले। तो अमेरिका यहाँ पहुंचा हुआ है, प्रॉक्सी जंग उसने शुरू करवाई हुई है। उधर से रशिया पहुंचा हुआ है, बस समझ रहे हैं। तो उनके अपने अपने सामने फ्रंट मैन हैं, ग्रुप बने हुए हैं, वार लॉर्ड मौजूद है यहाँ पे जो लड़ रहे हैं। रिसोर्सेज की जंग है बेसिकली, ये क्या है, रिसोर्सेज की जंग है। ये भी 1956 में आजाद हुआ था यूके से। इसकी करेंसी भी हमारे पास पाउंड है, ये भी हमारे पास 1956 में आजाद हुआ था यूके से। और करेंसी इसकी भी पाउंड है। करेंसी याद नहीं रहे तो छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। किससे आजाद हुआ ये भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन इनका पूछा है 2-3 मुल्कों के बारे में, ये किससे आजाद हुए हैं, ये 1-2-3 मुल्क, 3-4 मुल्क, इनके बारे में सवाल बने ही हैं। कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो एम एटलस क्लियर हुआ आपका, क्या नहीं हुआ, एस से सूडान हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सूडान के बिल्कुल नीचे हमारे पास यहाँ एक मुल्क है, इसका नाम है साउथ सूडान। साउथ
सूडान, सूडान के क्या है जी, साउथ में है, सूडान के बिल्कुल साउथ में है ये मुल्क। तो ये सवाल बनता है, लेटेस्ट कंट्री ऑन द मैप ऑफ अर्थ, दुनिया के नक्शे पे वजूद में आने वाला सबसे नौजवान, यंगेस्ट कंट्री भी कह सकता है, ये आखिरी मुल्क जो दुनिया के नक्शे पे आया वो साउथ सूडान है। इसका साल भी पूछता है 2011 में। 2011 के अंदर सूडान में से एक मुल्क अलग करके बनाया साउथ सूडान। क्रिश्चियंस को यह मुल्क बना के दिया गया, ईसाइयों को यह मुल्क बना के दिया गया। यहाँ सारे मुसलमान हैं, तो यहाँ पे क्रिश्चियन आबादी थी, तो वहां पे उनका अलग मुल्क बना दिया। कब? 2011 में। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी बात कर जाते हैं। तो आपको याद होगा शायद, क्योंकि आप नौजवान तबका है ज्यादातर, इमरान खान साहब के आप में से बहुत सारे शदाई होंगे। तो खान साहब अपनी तकरीरों में एक बात कहा करते थे कि अगर ईसाइयों के लिए आप साउथ सूडान बना सकते हैं, तो इसी तरह से ईस्ट तैमूर आप ईसाइयों के लिए बना सकते हैं, मुसलमान मुल्कों को काट के। तो कश्मीर को और जो रोहिंग्या के मुसलमान हैं, या फलस्तीन की बात क्या करें, तो फलस्तीनियों को उनका अलग से मुल्क क्यों नहीं दे सकते भाई? क्या मसला है उन्हें? इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो मुसलमान है। तो साउथ सूडान आप देखें कि यहाँ एक सारा, पहले ये जो सूडान था ये सारा सूडान था, ये सबसे बड़ा मुल्क था अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 2011 का। अगर अब 2 मुल्क बन गए तो अब अल्जीरिया का रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, ये सारे मुसलमान मुल्क हमने डिस्कस किए। साउथ सूडान मैंने आपको बताया कि ईसाई मुल्क है, 2011 में बना, आखिरी मुल्क है जो दुनिया के नक्शे पे हमारे से वजूद में आया। ठीक है, तो जहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसे मैं रेज करता हूं। चलें जी आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये वाली शेप देखें, ये जो शेप है आपको ऐसे लगता है जैसे कोई सींग सा निकला हुआ से पानी के अंदर। तो ये जो शेप है इसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहेंगे इसे हम? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बनाए जरा इसे, हम क्या कहेंगे इसे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बनाए जरा, इधर लिख देता हूं मैं, अफ्रीका का सींग। अफ्रीका का सींग इसे हम कहेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें पूछता है कितने मुल्क हैं, तो 4 मुल्कों को हम यहां डिस्कस करेंगे। हमने याद रखेंगे सीड से, SEED सीड। कैसे याद रखेंगे उन्हें हम? SEED सीड से याद रखेंगे। एस से आपका बनेगा सोमालिया, ई से बनेगा आपका इथोपिया, दूसरे ई से बनेगा इरिट्रिया, और डी से बनेगा आपका जिबूती। डी से क्या बनेगा आपका? जिबूती बनेगा। 4 मुल्क हमने याद रख रहे हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सींग में। और सवाल इस तरह से बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट सिचुएटेड या लाइज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका? कौन सा मुल्क है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, कौन सा नहीं है? तो चारों आपको याद करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला मुल्क है, यहां से इस तरह से बना लें, इस तरह से बना लें जरा, ये बॉर्डर के साथ साथ है हमारे पास, इस तरह से बना लें जरा, इस समंदर के बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे पास ये वाला एरिया है सारे का सारा, ये क्या है हमारे पास? सोमालिया है। सोमालिया करीब तरीन मुल्क आप देखते हैं, गरीब तरीन मुल्क देखते हैं आप यहाँ पे, सोमालिया। सोमालियन कज़ाक मशहूर है। यहाँ जो है ना जी, लोग क्या है, अमीर है, हुकूमत जो है वो गरीब है, हुकूमत की कोई रिट नहीं है, बहुत बुरा हाल है यहाँ गवर्नमेंट का। लोग लूटते हैं, खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाज जो गुजरे होते हैं वो समंदर के पास पास से गुजरते हैं, ऐसे मतलब कम गहराई वाले एरिया से गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ से जब जहाज गुजर रहे होते हैं तो सोमालियन कज़ाक उन्हें लूट लेते हैं,
उन्हें लूट लेते हैं, उन्हें अगवा कर लेते हैं, फिर पैसे लेते हैं उनसे, जहाज छोड़ने के भी पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे से क्या बना हमारे पास? सोमालिया। सोमालिया कैपिटल याद रखना है बस आपने। तो सोमालिया कैपिटल मोगादिशु। क्या कैपिटल है सोमालिया का? मोगादिशु। मोगादिशु लिख ले जरा। ऐसे से क्या बना हमारे पास? सोमालिया। क्या कैपिटल है इसका? मोगादिशु। ये सवाल बन जाता है कैपिटल क्या वजह से। मोगादिशु इज कैपिटल ऑफ सोमालिया। ई से बनेगा हमारे पास, यहीं पे बना ले इरिटेरिया, इस तरह से करके चाबी की तरह है ये, इस तरह से बना ले, चाबी की तरह मुल्क है हमारे पास। ई से इरिटेरिया। इरिटेरिया, इरिटेरिया इधर बनाए, इस तरह से इरिटेरिया है हमारे पास ये। और ये जो एरिया ये वाला ये जिबूती है, ये हमारे पास इरिटेरिया, ERITERI है इरिटेरिया, ये हमारे पास जिबूती। इधर लिखता हूं, ये जो है इसका नाम क्या है हमारे पास? DJUBATI लिखेंगे इससे डी जिबूती, क्योंकि सीट लिखा मैंने, डी से डी जिबूती पढ़ेंगे इसे जिबूती, डी खामोश है। तो जिबूती दो मुल्क बनाए हमने यहाँ पे, एस से सोमालिया, ई से इरिटेरिया और डी से जिबूती। और उसके बाद ये जो इलाका है सारा, जो समंदर नहीं लगता, समंदर के बाहर वाला ये वाला, ये सारा हमारे पास इथोपिया है। सारा हमारे पास क्या है? इथोपिया है। तो दोबारा से देखें, एस से सोमालिया, ई से ये इथोपिया, दूसरे ई से इरिटेरिया और डी से क्या बना हमारे पास? जिबूती बनेगा। तो ये चार मुल्क हैं हमारे पास, किसमें जी? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसमें से सोमालिया का कैपिटल याद रखेंगे, इरिटेरिया का भी याद रखेंगे। इरिटेरिया का कैपिटल हमारे पास असमारा, पूछता है पेपर में, असमारा इज कैपिटल ऑफ इरिटेरिया। जिबूती का जिबूती है, और इथोपिया का भी याद रखेंगे, इथोपिया का एडिस अबाबा। एडिस अबाबा इज कैपिटल ऑफ इथोपिया। एडिस अबाबा ही कैपिटल है किसका? अफ्रीकन यूनियन का। अफ्रीकन यूनियन का कैपिटल भी एडिस अबाबा है, और इथोपिया का कैपिटल भी क्या? एडिस अबाबा। एडिस अबाबा पूछा जाएगा, जो लिखवा रहा हूं आपको वो जरूर करने हैं, जो कह रहा हूं मैं छोड़ सकते हैं आप वो छोड़ दें जी। एस से सोमालिया, मोगादिशु, ई से इथोपिया, एडिस अबाबा, ई से इरिटेरिया, असमारा है इसका कैपिटल, असमारा। और जिबूती का जिबूती आ जाएगा। जिबूती के हवाले से सवाल बनता है हमारे पास, इसमें लेक, लेक के हवाले से, एसल लेक के हवाले से। एसल लेक का सवाल यह बनता है, साल्टीएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। साल्टीएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे साल्टी लेक, तो नमक की कसफत जिसमें ज्यादा है। कैस्पियन जो लेक है वो साइज में बड़ी है, वो लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक है कैस्पियन लेक। ये साल्टीएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, वो नमक की कसफत जिसमें सबसे ज्यादा है। एसल लेक के बारे में पूछता किधर है? ये जिबूती में है। यही एक सवाल बनाएगा जिबूती के हवाले से। या वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बन रही थी बाब अल मंदब, वो जिबूती को सेपरेट करती है यमन से। ये सवाल बना है, जिबूती और यमन के दरमियान में है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और यमन के दरमियान में, इस तरह से भी कह सकता है। मुझे बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का बताया, फिर मैं आगे चलता हूं लेके। जी बेटा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया मुझे। अच्छा, नजर ही नहीं आ रहा है, सो रहे हो आप बैठे हुए? आपको पता ही नहीं है कि क्लास का जो है ना जी साइड चेंज करनी है।
जी बेटा, अब क्लियर हो गया आपको ये साइड? चले इसे मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं बेटा। देखिए हमने यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने बनाए हैं? 4 कंट्री बनाए हैं, उन्हें हमने याद रखा है सीड से, SEED सीड। एस से हमने बनाया ये सोमालिया, एस से हमने ये सोमालिया बनाया है, जिसका कैपिटल हमने मोगादिशु, इधर लिखा था मैंने मोगादिशु। उसके बाद हमने बनाया है ई से इरिटेरिया, एक ई से इरिटेरिया, एक ई से अथोपिया। इरिटेरिया का कैपिटल भी हमने देखा है असमारा, और अथोपिया का भी हमने देखा एडिस अबाबा। उसके बाद जिबूती था, ये थोड़ा सा जो आपको नजर आ रहा है जिबूती, छोटा सा। जिबूती के हवाले से हमने सवाल देखा है एसल लेक के हवाले से, जो कि दुनिया का साल्टीएस्ट लेक है। हमारे पास एसल लेक, नमक की कसाफत के हवाले से। डेड सी के बारे में आपको गूगल बताएगा, वो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे नहीं है। आपके ऑप्शन में अगर एसल लेक भी हो और डेड सी भी हो तो आप एसल को ठीक करेंगे। डेड सी की अगर आप देखेंगे रेशो निकाल के, नमक की कसाफत निकाल के, तो आपको डेड सी की कम मिलेगी, एसल लेक की ज्यादा मिलेगी। तो एसल लेक इसका सही आंसर है। आपने भी इसी को ठीक करना। हाँ, अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है एसल लेक, फिर आप डेड सी की तरफ जा सकते हैं। ओके हो गया? तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज हैं हमारे पास, जिनके बारे में कमीशन पूछ लेता है कोई ना कोई सवाल कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किधर है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आप कुछ 3-4 मुल्क और कर लेते हैं, ठीक है? तो यहीं पे बनाए जी एक और लेक, और उस लेक का नाम है हमारे पास विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक, लेक विक्टोरिया, क्या नाम है इसका बेटा? लेक विक्टोरिया है। ये अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं और फोकस कर देता हूं इस पोर्शन को। लेक विक्टोरिया बनाए बेटा। लेक क्या बनाएंगे आप? विक्टोरिया बनाएंगे आप। यहाँ पे विक्टोरिया झील फ्रेश वाटर की लेक है ये, और ये दुनिया की दूसरी बड़ी लेक इसे कहा जाता है। अफ्रीका की तो सबसे बड़ी लेक है, फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूं, फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूं। अफ्रीका की तो ये सबसे बड़ी लेक है। अच्छा, विक्टोरिया झील के बारे में सवाल पूछता है, कितने मुल्कों ने इसे घेरा हुआ है? सराउंडेड हाउ मेनी कंट्रीज? विक्टोरिया लेक सराउंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? तो 3 मुल्कों ने इसे घेरा हुआ है। और उसे आप याद रखेंगे हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, TUK, टक। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक से याद रखेंगे। टी से बन जाएगा आपका तंजानिया, यू से बनेगा युगांडा, के से बनेगा आपका कीनिया। तंजानिया, युगांडा और कीनिया। तो तंजानिया ये नीचे की तरफ बनता है, यहां पे यह तंजानिया है। युगांडा ये ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा आपका, और के से ये कीनिया बनेगा, ये आपका कीनिया बनेगा। तंजानिया, युगांडा और कीनिया 3 मुल्क हैं जिन्होंने घेरा हुआ है विक्टोरिया झील को, सराउंड किया हुआ है 3 मुल्कों ने। तंजानिया का कैपिटल भी याद रखने आपने, डडूमा। डडूमा इधर लिखता हूं, डडूमा इज कैपिटल ऑफ तंजानिया। युगांडा का है कंपाला, कंपाला। और कीनिया का क्या है? निरोबी। निरोबी के हवाले से तो आपको पता है, पाकिस्तानी एक यहाँ पे वो था, जर्नलिस्ट था अरशद शरीफ, जिसे यहाँ शहीद किया गया था कीनिया में, निरोबी में, निरोबी के करीब कहीं पे था। तो ये सवाल भी पिछले दिनों पेपर में बना हुआ था कि कहां पे उसे, कौन से मुल्क में मारा गया था। तो कीनिया के अंदर उसे मारा गया था, निरोबी में। यहाँ गया हुआ था बेवकूफ आदमी। तो जंगली लोग हैं, इनका तो खुद का कोई पता है कि क्या करते हैं ये। तो यहाँ तो सारे आपको पता है कि बोको हराम और पता नहीं कौन कौन से सारे वारलॉर्ड मौजूद हैं। यहाँ तो खाना जंगी चल रही है पूरी की पूरी, वसाइल पे कब्जे के लिए।
कुछ हमको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, कुछ को रशिया कर रहा है। अब चाइना भी पहुंचा हुआ है इधर, जिबूती में चाइना बैठा हुआ है, जिबूती में अपनी बेसिस लेके। इसी तरह से सूडान तक चाइना घुसा हुआ है अब तो इन मुल्कों के अंदर। सोमालिया में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली रिसोर्सेज की जंग है, पूरी दुनिया लड़ रही है और हमें फुर्सत नहीं है अभी तक किसकी। चले, युगांडा का कैपिटल हमारे पास कंपाला, कीनिया का कैपिटल हमारे पास नैरोबी और तंजानिया का कैपिटल हमारे पास डडुमा। इनकी कैपिटल जरूर करनी है, वो पूछ लेता है कभी कभार। हार्न ऑफ अफ्रीका को इन्होंने घेरा हुआ है। तंजानिया में माउंटेन रेंज भी देखेंगे हम आगे चल के, एक तंजानिया माउंटेन रेंज वगैरह बाकी बाद में करेंगे। अभी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इन कंट्रीज की लोकेशन और कोई इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ में बता दूं ताकि आपको याद रह जाए। चले तंजानिया का भी करते जाए। तो तंजानिया के अंदर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है हमारे पास माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो सुना होगा आपने नाम, किलिमंजारो। ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है अफ्रीका की। अफ्रीका की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो माउंट किलिमंजारो है। 5895 मीटर इसकी हाइट है। 589 मीटर इसकी हाइट है। और ये क्या है जी, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है किसकी, अफ्रीका की, माउंट किलिमंजारो। इसे हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन भी कहते हैं। ऐसे मैदान है सारा, दरमियान में एक पहाड़ खड़ा हुआ है। वो असद अली मेमन थे पाकिस्तानी जिन्होंने इसे सर किया था 2021 में, शायद आखिरी पाकिस्तानी थे जिन्होंने इसे सर किया था माउंट किलिमंजारो को। असद अली मेमन था उनका नाम, शायद 2021 की बात है। 5895 मीटर इसकी हाइट है किलिमंजारो की। और वो कहाँ है, तंजानिया में है। अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट माउंटेन है। इस तरह से वो आपको कह सकता है। चलें जी आगे चलते हैं। माउंट किलिमंजारो क्लियर हो गया, टक कंट्रीज याद रह जाएंगे। अब यहीं से निकलता है एक दरिया, वो जरा हम बना लेते हैं। कहां से, विक्टोरिया झील से। यहां से दरिया निकाले, ऐसे ऊपर की तरफ जाए युगांडा में, फिर साउथ सूडान में, फिर सूडान में, फिर इजिप्ट में। इजिप्ट से लेके जाए और गिराए कहां जाके, इसे मेडिटेरियन सी में जाके गिरा दे। कहां से निकालना है आपने, विक्टोरिया झील से निकालना है इस दरिया को। और ऐसे युगांडा से होता हुआ, साउथ सूडान से होता हुआ, सूडान से होता हुआ, और उसके बाद फिर मिस्र से होता हुआ गया जाके गिरा किधर, मेडिटेरियन सी। इस दरिया का नाम क्या है, इस दरिया का नाम है दरिया नील, नाइल रिवर। दुनिया का सबसे लंबा दरिया। जो अमेज़न हमने किया था उसकी कितनी लेंथ थी, कोई बताएगा मुझे अमेज़न की लेंथ? अमेज़न की लेंथ बताया कोई मुझे? 6400 किलोमीटर साउथ अमेरिका में जो किया था, लार्जेस्ट था वो वॉल्यूम के हिसाब से, साइज के हिसाब से। जो दरिया नील है इसकी 6650 मीटर इसकी हाइट है। 6650 मीटर, 6650 मीटर बनती है राउंड अबाउट। कहीं पे अगर इसे राउंड अबाउट करें तो इसे 4 6s भी याद रख सकते हैं आप, 4 6s भी याद रख सकते हैं ताकि याद रह जाए कितनी इसकी हाइट है। वैसे ये मेरे ख्याल से 6659 के करीब है, 58 या 59 के करीब है। 6650 भी है, बहुत सारे लिंक के ऊपर मौजूद है। तो आप ऐसे ही करें, 6650 ही करें, इसे छोड़ दें आप। जिसे ये याद नहीं हो रहा वो याद रखने के लिए 4 6s याद रख सकता है ताकि याद रह जाएगा। ठीक है, 6650 मीटर इसकी क्या है, ये लेंथ है। मीटर कह रहा हूं, किलोमीटर है। जो दरिया होता है उसकी लेंथ होती है किलोमीटर, किलोमीटर है बेटा इसकी लेंथ। दरिया नील जो है दुनिया का सबसे लंबा दरिया। पूछता है कहां से निकलता है, विक्टोरिया झील से निकल रहा है। पूछता है कहां गिरता है, तो आप लोग क्या करेंगे, जिसने मैप थोड़ा बहुत पढ़ा वो इधर किधर गिरा देगा, इंडियन ओशन में गिरा देगा, इधर कहीं गिरा देगा इसे। ऊपर की तरफ दरिया कौन सा चलता है, हमारा कॉमन माइंडसेट क्या है जी, नॉर्थ की तरफ दरिया नहीं जाते, वही नॉर्थ की तरफ भी जाती है। ये दरिया के लिए कोई लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो पूरी दुनिया में ऐसे ही है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है, जिधर पहाड़ होंगे, जिधर से ढलवान बन रही होंगी उधर दरिया चल पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड है दुनिया में। तो यहाँ पे पहाड़ हैं पड़े, यहाँ से ढलवान बनती जा रही है, दरिया उसी साइड पे निकल गया। दरिया नील जो है दुनिया का सबसे लंबा दरिया है
और अमेजोन दुनिया का दूसरा लंबा दरिया था, लेकिन वो वॉल्यूम के एतबार से, साइज के एतबार से बड़ा था, ये लंबाई के एतबार से। कहां से निकल रहा है? लेक विक्टोरिया से निकल रहा है। कहां गिर रहा है? मेडिटेरियन सी में गिर रहा है। ये सवाल बना है कहां गिरता है। मोस्टली फ्लो फ्रॉम विच कंट्री, कहां से गुजर रहा है? युगांडा से गुजर रहा है, फिर सूडान से गुजरा, फिर मिस्र से गुजरा। मिस्र को आपको पता है, कायरा को क्या कहते हैं? गिफ्ट ऑफ नाइल। गिफ्ट ऑफ नील किसे कहेंगे? हम कायरा को कहेंगे, मिस्र को कहेंगे। फिरौन का दरबार इसी दरिया नील के किनारे पे था। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी दरिया नील में उनकी मां ने पंगुड़े में डाल के बहा दिया था। ठीक है, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम, बोलेंगे इस्लामियात में, रेड सी क्रॉस करके सराय की तरफ गए थे वो, ये भी सवाल बनता है। खैर वो इस्लामियात में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया दरिया नील के बारे में। अब दरिया नील एक नहीं है, दो है। दरिया नील एक नहीं है, बल्कि कितनी है जी? दो हैं हमारे पास। एक है जी व्हाइट नील और एक है हमारे पास ब्लू नील। ऐसे ये है जी हमारे पास व्हाइट नील और एक है हमारे पास ब्लू नील। ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों मिल जाएंगे, उसके बाद फिर एक दरिया बनेगा जिसे कहेंगे दरिया नील। इसे क्या कहेंगे? दरिया नील कहेंगे। तो दो दरिया हैं, एक व्हाइट नील है, एक ब्लू नील है। ये जो विक्टोरिया से निकला ये व्हाइट नील है, जो विक्टोरिया झील से निकला ये कौन सा है? व्हाइट नील है। ब्लू नील निकलेगा यहां से, ऐसे निकलेगा, इथोपिया से निकलेगा। इथोपिया में लेगा लेक टाना, TANA। सवाल बनता है पेपर में। ब्लू नील कहां से निकल रहा है? लेक टाना से निकल रहा है। लेक टाना किधर है? इथोपिया के अंदर है। यहां से निकला ऐसे साउथ सूडान से होता हुआ सूडान में गया और खर्तूम के मकाम पे इसने अपना पानी गिरा दिया। किसमें? व्हाइट नील। ब्लू नील कहां से निकलता है? इथोपिया से। कौन सी लेक से? लेक टाना, TANA, टाना से। और पूछता कहां पे मिलती हैं दोनों, व्हाइट नील और ब्लू नील? खर्तूम में मिलती हैं, सूडान में मिलती हैं। ब्लू नील क्या है? ट्राइब्यूटरी है किसकी? व्हाइट नील की या फिर मेल नील की। ट्राइब्यूटरी क्या होती है? जब कोई दरिया अपना पानी किसी दूसरे दरिया में गिरा दे, जैसे ब्लू नाइल ने गिरा दिया और अपना वजूद खत्म कर दे, वो क्या होगी? ट्राइब्यूटरी होगी किसकी? उस दरिया की जिसमें वो अपना पानी गिरा रहा है। तो इसमें से ट्राइब्यूटरी कौन सी हुई? व्हाइट नील हुआ या ब्लू नील हुआ? ब्लू नील क्या ट्राइब्यूटरी है किसकी? व्हाइट नील की। दोनों कहां मिल रहे हैं? खर्तूम के मकाम पे मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? खर्तूम के मकाम पे मिल रहे हैं। व्हाइट नील विक्टोरिया से, व्हाइट गोरे, विक्टोरिया भी तो गोरी थी, मलका विक्टोरिया के नाम पे है, गोरे थे ना वो। तो व्हाइट नील विक्टोरिया से निकल रहा है, ब्लू नील टाना लेक से निकल रहा है। कहां से? इथोपिया से। इथोपिया के लोग वैसे काले हैं, थोड़े से नहीं बल्कि ज्यादा ही काले हैं। लैंड लॉक कंट्री इथोपिया, यहाँ पे समंदर नहीं लगता उसे, गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है। खैर तो बस मेरे ख्याल से टाइम काफी हो गया, आज यही रोक देते हैं। कल फिर इसे कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे और आगे चलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी।